उसके बाद हमने टाइम टू टाइम हर डिपार्टमेंट को इनके लिए शिकायतें लिखते रहे। अंत में 2023 में चौथे महीने में हमें डीटीपी से ये पत्र मिला कि यहाँ पर कोई भी नर्सिंग होम की साइट नहीं है और ये रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बावजूद इन्होंने 5वें महीने में मई में 23 में ये कहा कि हमने रिवाइज प्लान दोबारा सबमिट किया है, आपके प्लॉट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हमने फिर ऊपर हमने जो शिकायत जहां हम कर सकते थे, अमित शाह जी, मनोहर लाल जी खट्टर जी, डीजीपी साहब, एसीपी साहब, सभी जगह हमने शिकायतें की, जिसकी वजह से सभी शिकायतों का निपटारा करने के लिए हमारी जो कंप्लेंट को एसीपी मोनिका, जो महिला आयोग की अध्यक्ष, वो एसीपी थी थाने की, वहाँ पर हमारी जो शिकायतें भेज दी गई। वहाँ पर 4 दिन लगातार मोनिका जी और उनके जयशंकर जी वहाँ पर आए और हमारी काफ़ी वहाँ पर उनके साथ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए, तो मोनिका जी ने कहा इनके ऊपर एफआईआर बनती है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर भी सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हमारी एप्लीकेशन को एडीए के पास जांच के लिए भेज दिया गया। और सभी से सहसम्मति से राकेश आर्य जी होने की वजह से यहाँ पर जो सीपी साहब थे और बाकी एसीपी और बाकियों की सबकी रजामंदी से 2024 में 8/5/2024 को इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई। इन द मीन टाइम हमारा एक कंज्यूमर कोर्ट में भी हमने केस डाला हुआ था, जिसके अंदर हमें कंज्यूमर कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया कि इनकी पेड अमाउंट के ऊपर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए, प्लस इनको सिमिलर रोड के ऊपर, बड़े रोड पे जैसा ही इनके पास नर्सिंग होम इन्होंने इनको अलॉट किया था, या तो नर्सिंग होम दिया जाए या इनको कोई उसके अगेंस्ट कोई कमर्शियल प्लॉट दिया जाए, ताकि ये वहाँ पर नर्सिंग होम बना सकें। मैं आज 12 साल से अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट से मेरे को, जुडिशली से मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। सब ने वाजिब डिसीज़न दिए हैं जो कि उनके प्रशंसा के लायक हैं। उसके बाद कानून ने मेरा पूरा साथ दिया है, उनके ऊपर एफआईआर करके मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, मैं दोनों को, जुडिशली और कानून को, दोनों को ही धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने ये कदम उठाया है मेरे फेवर में, जुडिशली ने चाहे कानून ने, उनको सम्मानित किया जाए, ताकि उन्होंने एक बड़े बेईमान बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत की। उसके बाद आज भी वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो ईओडब्ल्यू में मेरा इस एफआईआर के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें वहाँ पर जो विजय कुमार जी हैं वो भी तारीफ़े काबिल हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके अगेंस्ट जो भी बनते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से बनते थे, वो सभी को एकत्रित कर लिया है, क्योंकि टाइम लगता है, ये हम भी मानते हैं, चाहे जुडिशरी है चाहे कानून को एक टाइम लगता है, लेकिन न्याय प्रत्यय हमारे देश की इतनी अच्छी है कि हम उनको हमेशा धन्यवाद देंगे कि हमारे देश में जुडिशरी की वजह से और कानून की वजह से हमेशा न्याय मिलता आ रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। इस बात को देखते हुए हम चाहेंगे कि बीपीटीबी जो आज हमें दोबारा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसने एक सेटलमेंट डीड में हमें एक प्लॉट अलॉट करके हमारे से सभी पेपर ले गया है, जिसमें 2.5 लाख रुपए के हमसे एक पार्ट पेमेंट चेक भी ले गया है, जो उसने आज तक अकाउंट्स में नहीं वो किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। और आज भी वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए सेटलमेंट करता हुआ घूम रहा है, लेकिन उसकी नीयत सेटलमेंट करने की नहीं है। वो मिसलीड कर रहा है, अपने आप को बचाता हुआ भागता फिर रहा है, ताकि मेरे ऊपर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन ना हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि कानून हमारा साथ है,
कानून ने पहले भी हमें साथ दिया है, आज भी साथ दिया है, और वो उसके ऊपर लगे हुए हैं ताकि हम आपको मीडिया से हमारा मेन मकसद ये रहा है कि कानून की प्रक्रिया से और जुडिशरी की प्रक्रिया से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बाबूजी 12 साल आपको लग गए इस भाग दौड़ में, फाइट करने में, तो अभी 12 साल में भी आप संतुष्ट हो गए हैं क्या? सर एक चीज़ बताओ ना, जिस बच्चों के लिए मैंने एक ख्वाब देखा था कि उनके लिए 2 मेरी बेटियां हैं, उनके नर्सिंग होम हो, तो वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। यदि उनको उनका हक मिल जाता है तो मैं उससे संतुष्ट हूँ। हर आदमी, ठीक है, ये मेरे को भी पता है कि वो बच्चे भी दुखी रहे हैं, मैं भी दुख रहा हूँ, मैं भी परेशान रहा हूँ, लेकिन टाइम लगता है तो उसमें मैं क्या कर सकूँ। लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत है कि जुडिशरी ने और कानून ने दोनों ने मेरा साथ दिया। मेरे को पता है कि जुडिशरी और कानून आगे भी मेरा साथ देंगे और मेरे को प्लाट दिलवाने में सहयोग करेंगे। और भी कोई व्यक्ति है जिनके साथ लेकिन मैं आने वाले टाइम में लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि बीपीटीपी बिल्डर एक बेईमान, चोर और धोखेबाज है। इसमें आप उसके आने वाले प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब कभी भी जिसकी नीयत जैसी होती है वो आगे भी उन्हीं के लिए होगी और आगे लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए मैं कहूँगा कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट में और बाकी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। और मैं पिछले में भी ये कहूँगा कि पीछे भी कोई आदमी को किसी तरह की कोई शिकायत उनसे बीपीटीपी से है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर वो लोग संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होके उस जो मेरी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें ज्वाइन करें, और ताकि उनको भी न्याय मिल सके जो आज तक बाहर भटक रहे हैं, जिनको आज तक इनसे न्याय नहीं मिला है। आज के बाद कोई भी बीपीटीपी में इन्वेस्ट करेगा तो वो खुद जिम्मेवार होगा इस चीज़ का कि उन्होंने एक बेईमान, चोर और धोखेबाज कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जो आने वाले टाइम में मेरे को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो उनको भी वो परेशानियों को झेलना पड़ेगा। इसके लिए वो इन्वेस्टर तैयार रहे पहले से कि बिल्डर जो है ये बीपीटीपी किसी का नहीं है, सिर्फ धोखेबाज, चोर और बेईमान है। अरोड़ा साहब, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या क्या धाराएं लगी हैं उस पर? एफआईआर के अंदर 120B, 406 और 420 तीनों एफआईआर उसमें ही है, जिसमें बीपीटीपी कंपनी, बीपीटीपी के डायरेक्टर और उससे लिंक में जिन जिन लोगों ने मेरे नर्सिंग होम के पेपरों को साइन किया है सभी के ऊपर, प्लस उनका जो चैनल पार्टनर था यू चौधरी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, आशीष चौधरी, वो एक्सपायर हो चुका है। अरोड़ा साहब, इस एफआईआर होने के बाद क्या कभी टेबल पे बीपीटीपी के अधिकारियों से कोई बात हुई कि उन्होंने कोई मजबूत आश्वासन दिया कि हम प्लॉट दे देंगे? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, सिर्फ आश्वासन, कोई प्लॉट देने की उनकी नीयत नहीं रही है। अभी भी जो उन्होंने मेरे को जो प्लॉट सबमिट किया है, जिसके उन्होंने मेरे से सेटलमेंट के पेपर बनवाए हैं, उसके सारे फुल पेज, कम से कम 150 पेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करने के बाद फिर मेरे से धोखा करने की कोशिश की है कि ये प्लॉट आपको दे रहे हैं, जबकि वो उनके वहाँ पर किसी और का कब्जा है। और मेरे को ये कहते हैं कि आप एफआईआर ले लो वापस और आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि जब तक मेरे नाम से, मेरी बिटियाओं के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती तब तक मैं एफआईआर को क्लोज नहीं करूँगा। उसको ये तो कर सकता हूँ कि जब तक मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं होती इस एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, लेकिन एफआईआर को बंद ना किया जाए। एफआईआर अभी ईओडब्ल्यू के अंदर, ईओडब्ल्यू में आज की डेट में एफआईआर ईओडब्ल्यू में सेक्टर 12 में विजय कुमार जी के यहाँ विचाराधीन है।
अरोड़ा साहब ये बताएं कि जब आपने प्लॉट के लिए आवेदन किया था तो इनके लेआउट में वो नर्सिंग होम के लिए दिखाया गया था कि नर्सिंग होम है? नर्सिंग होम के लिए पूरा जॉइनिंग प्लान दिखाया गया, बतौला गांव का नर्सिंग होम की साइट दिखाई गई, नर्सिंग होम का वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, नर्सिंग होम के इन्होंने सबमिट किए हुए थे पेपर। इन्होंने वो एक जब प्लॉटेड कॉलोनी थी वहाँ पर 3 प्लॉट थे, एक नर्सिंग होम का था, एक क्रच थी और एक स्कूल का, जिसमें से इन्होंने सिर्फ नर्सिंग होम को पावर हाउस बनाने के लिए कि ताकि हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट जो महंगा बिकना है वो ना बनाना पड़े वहाँ पर पावर हाउस, और इनको प्लॉट देना पड़ेगा, इसलिए इस नियत से इन्होंने वहाँ पर पावर हाउस बनाया है, जो आज की डेट में वहाँ पर पावर हाउस बना हुआ है। क्योंकि किसी भी बिल्डर को कोई नर्सिंग होम अगर उस जगह दिखाना है कि नर्सिंग होम के लिए आरक्षित जमीन है तो उसे मेडिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार से परमिशन। ऐसा कुछ नहीं होता, एक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह से एक कॉमर्शियल के अंदर या रेजिडेंशियल के अंदर कॉमर्शियल बनाना ज़रूरी होता है। जब लेआउट प्लान बनते हैं तो उसमें इनको कॉमर्शियल के साथ साथ नर्सिंग होम के प्रोविज़न दिए जाते हैं। इन्होंने उसकी जगह नर्सिंग होम दूसरी जगह जो वर्स्ट जगह थी वहाँ शिफ्ट कर दिए गए, ताकि किसी को देना भी पड़ेगा तो वहाँ पर महंगा बिके, वहाँ कम रेट में बिकेगा। मेरा जो प्लॉट था वो मेन बतौला चौक, वो जो गांव है उसके कॉर्नर पे 45 मीटर रोड, साथ में 12 मीटर ग्रीन बेल्ट, और जो प्लॉट था उसके बराबर से 66 फुट की रोड थी। कॉर्नर का प्लॉट था जो कि प्राइम लोकेशन में मैंने इनके द्वारा मांगे गए मुंह मांगे पैसों पे लिया था, जिसके एवज में मैंने इनको 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट था। इन्होंने रजिस्ट्री अमाउंट 220 बताई और 22 लाख रुपए इन्होंने मेरे से कैश ले लिए और 22 लाख रुपए इन्होंने एग्रीमेंट पे लिए। 22 लाख रुपए की जो रसीद कैश की थी वो ये मेरे को नहीं देना चाहते थे। इन्होंने अंडर सिक्योरिटी जो हमारा ब्रोकर था यू चौधरी, उसके पास रख दी थी, जो आज नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको क्लेम नहीं कर पाए। लेकिन किसी जगह भी इन्होंने टिल डेट तक ये डिनाई नहीं किया, जब भी हमने 44 लाख रुपए का जिक्र किया कि हमारे पास 22 लाख रुपए आए हुए हैं, ना उसके लिए हाँ किया है ना किया है। आज आपकी जो प्रॉपर्टी है जो ये बिल्डर नहीं दे रहा है वो कितने करोड़ की हो गई है? सर आज की डेट में हमें उस पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक प्लॉट लिया था, हमारी बिटिया डॉक्टर है, एक बिटिया MBA है, हमने उनके लिया है। उसकी कीमत हमारे लिए एक जैसे इंसान की कीमत होती है, एक उनका ह्यूमन टच होता है। हमें उसका सिर्फ उनको एक नर्सिंग होम बना के देना है, उसकी कीमत 1 रुपये हो या 10 रुपये हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमें उसका आज की तारीख में बेशकीमती है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने जो जुडिशली ने ये लिख के दिया है कि आपको नर्सिंग होम की साइट दी जाए दूसरी, या कमर्शियल प्लॉट दिया जाए जिसमें नर्सिंग होम खुल सके। तो हमारी आज भी नर्सिंग होम की इच्छा है। क्यों नहीं देते फिर वो, जब सरकार ने ऑर्डर कर दिया कोर्ट में? सर मेरी बात सुनो, ये चोर बिल्डर हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। वो कहते हैं ना कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती, ठीक है। ये वो लोग हैं कि इनके आगे रोते रहें तब भी ये नहीं देते, क्योंकि ये जो जुड़े हुए होते हैं जिन लोगों से, ये सिर्फ टालमटोल करते हैं। इनमें कोई एक हज़ारों में एक निकलता है जो आदमी इस चीज़ के लिए इनके साथ इतने लंबे टाइम तक लड़ पाता है। अदरवाइज लोग इनसे लड़ नहीं सकते और बीच में ही घुटने टेक के अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने लोगों को कहा है कि आपके अंदर आने वाले टाइम में ना आपके बच्चों के अंदर इतनी पावर है कि वो इतना लंबा टाइम इनके साथ लड़ सकें। इसलिए बेटर है कि जो आदमी बेईमान साबित हो गया है, चोर साबित हो गया है, धोखेबाज साबित हो गया है, जिसके ऊपर 3 धाराएं 120 भी 406 420 लग गई है, यदि उससे भी आज तुम प्लॉट ले रहे हो
तो उसमें आप जानबूझकर अपने आप को उस कंडीशन पे डाल रहे हो कि तुम या तुम्हारे बच्चे उस से धोखे के लिए फर्दर फेस करें या अपने पैसे डुबो के बैठ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार लोगों से आगाह कर रहा हूं कि बीपीटीपी कंपनी एक चोर, धोखेबाज और बेईमान कंपनी है, उससे बच के रहें। उसके आने वाले प्रोजेक्ट में भी कोई पैसा ना लगाएं और पीछे भी कोई उससे दुखी है वो मेरे पास आए, मैं उसकी पूरी हर तरह से सहायता करूंगा, मदद करूंगा, ताकि वो भी इस सिनेरियो से मेरी तरह बाहर निकल सके। कैसे संपर्क सूत्र बता दें, आप कैसे संपर्क करेंगे कोई आपसे? मैंने अपना इसमें नंबर दिया हुआ है नीचे 9810262627। इसके साथ मैं एक एनजीपी की संस्था भी चलाता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। मेरे पास जो भी लोग अपनी शिकायत लेके भी आएंगे, यदि उनको कोर्ट से या बाकी वकील से कोई सहायता लेनी पड़ेगी तो उनको जो देना पड़ेगा। मेरा उनके साथ साथ फ्री में है, फ्री में था, फ्री में रहेगा। अच्छा, बीपीटीपी